नमस्कार। आंसर राइटिंग गाइडेंस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में इतिहास विषय से एक प्रश्न लिया है। पहले प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, हमारी व्यवस्था उस स्पंज की तरह कार्य करती है जो गंगा तट से सारी अच्छी वस्तुएं सोख कर टेम्स नदी के किनारे निचोड़ देती है। इस कथन का परीक्षण कीजिए। यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया गया है। ये स्टेटमेंट एक ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर जॉन सुलिवन का है और ये स्टेटमेंट धन के निष्कासन के बारे में है कि भारत से धन का निष्कासन हो जाता है, भारत से धन की निकासी हो जाती है और धन ब्रिटेन चला जाता है और उसके बदले में भारतीयों को कुछ भी प्राप्त नहीं होता। तो उस संदर्भ में जॉन सुलिवन ने ये स्टेटमेंट दिया था। ये एक ऐसे टाइप का निबंधात्मक निबंध की प्रकृति का प्रश्न है और इस प्रश्न में क्या कंटेंट होना चाहिए उसके लिए मैंने एक इमेज ली है। पहले उसे देख लेते हैं। ये धन के निष्कासन के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। प्रतिपादक कौन थे? दादा भाई नौरोजी। संबंधित ग्रंथ और धन के निकासी के साधन कौन से थे? जैसे लूट से व्यापारिक एकाधिकार, नजराना, वेतन भत्ते, पेंशन, निवेश, लाभांश, सार्वजनिक ऋण, सरकारी व्यय आदि। और इनसे भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? औद्योगिक विकास अवरुद्ध हुआ, उत्पादन का ह्रास हुआ, कुटीर उद्योगों का पतन हुआ, कर में वृद्धि हुई, गरीबी व अकाल में वृद्धि हुई। तो इन सारी चीजों को ही अगर इलेबोरेट करके लिख देंगे, उससे उत्तर की पूर्ति हो जाएगी। यहाँ पर अब सबसे पहले धन के निष्कासन के सिद्धांत के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी ले लेते हैं। धन के निष्कासन का तात्पर्य है कि भारतीय धन का ब्रिटेन जाना और उसके बदले में भारत को कुछ भी प्राप्त ना होना। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था और 1867 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में इंग्लिश डेब्ट टू इंडिया नामक अपने लेख के माध्यम से इस बात को प्रस्तुत किया था। बाद में उन्होंने ही अपनी पुस्तक द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में भी इस सिद्धांत का वर्णन किया। नौरोजी साहब के बाद आर.सी. दत्त, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जी.वी. जोशी, एम.जी. रानाडे, जी. सुब्रमण्यम जैसे विद्वानों ने भी धन निकासी के संदर्भ में अंग्रेजों की आलोचना की थी। इस बात को समझने के बाद अब हम लोग समझ लेते हैं कि धन निकासी के स्रोत क्या-क्या थे, प्रक्रियाएं क्या-क्या थी। उनके लिए भी मैंने एक इमेज ली है, उसमें एक लिस्ट दी गई है, उसमें कुछ तथ्य दिए गए हैं, उनको देख लेते हैं पहले। ये जो लिस्ट ली है मैंने, ये संस्कृत आईएएस के जो मॉडर्न इंडिया के नोट्स हैं, वहां से ली है। अंग्रेजों द्वारा भारत से धन निकासी के स्रोत इस प्रकार हैं। कृषि भूमि पर लागू भू राजस्व व्यवस्था, विशेषकर बंगाल की स्थायी कर प्रणाली, ब्रिटिश कंपनी के अधिकारियों के वेतन भत्ते, पेंशन, भारतीय सार्वजनिक ऋण पर दिया जाने वाला ब्याज, व्यापार, उद्योग और बागानों में निवेश की गई पूंजी पर आय, विदेशी बैंक, बीमा और नौवहन कंपनियों के द्वारा भारत से लाभ का अर्जन, विदेशी पूंजी निवेश पर दिया जाने वाला ब्याज, कंपनी के शेयर धारकों को दिया जाने वाला लाभांश, इंग्लैंड में रखा गया सुरक्षित कोष जिसमें भारतीय मुद्रा को रखा गया था, गृह प्रभार, होम चार्जेस के खर्च के अंतर्गत भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा ब्रिटेन में किया गया खर्च, जैसे इंग्लैंड में नियुक्त यूरोपीय अधिकारियों के वेतन भत्ते एवं पेंशन, रेलवे पर प्रत्याभूत ब्याज, सैनिक सामग्रियों की खरीद, सरकारी ऋण पर ब्याज आदि। तो एक तो संक्षिप्त लिस्ट ये हो गई। इसके अलावा भी अगर कुछ चीज़ों को समझें तो 1757 में बंगाल विजय और 1765 में इलाहाबाद की संधि से जो बंगाल से राजस्व प्राप्त होता था, वह राजस्व भी ब्रिटेन को भेज दिया जाता था। भारत सचिव और उसकी परिषद का जो गठन किया गया था 1858 में, उस पर जो व्यय होता था वह भी भारतीयों पर ही आरोपित किया जाता था। 1857 के विद्रोह को दबाने में जो खर्च हुआ था वह भी भारतीयों पर ही आरोपित किया जाता था। इसके अलावा उस समय की जो ब्रिटेन की भारत में सरकार थी, उसके द्वारा प्रतिवर्ष गृह व्यय के रूप में ब्रिटेन भेजी जाने वाली राशि आदि भी धन के निष्कासन के स्रोत में शामिल होती है। तो इन सारी चीज़ों को लिख देंगे और उसके बाद भारत पर जो प्रभाव पड़ा धन के निष्कासन का, उनको लिख देंगे तो इस प्रश्न के उत्तर की पूर्ति हो जाएगी। अब देख लेते हैं कि इस बच्चे ने क्या लिखा है अपने उत्तर में।
एक बात और समझ लेते हैं कि ये प्रश्न 250 शब्द और 15 नंबर के लिए है। कथन का आशय। उपरोक्त कथन धन निकासी के सिद्धांत के संदर्भ में है। बिल्कुल ठीक इस बच्चे ने लिखा है। जब भी किसी स्टेटमेंट को देके कोई प्रश्न पूछा जाए तो सबसे पहला तरीका यही होता है कि उस स्टेटमेंट का आशय या संदर्भ समझा दिया जाए। इसको यहीं पर यह भी लिख देना चाहिए था कि ये स्टेटमेंट जॉन सुलीवन का है। जॉन सुलीवन एक ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर थे, उनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था। इसमें इन्होंने कहा था कि हमारी व्यवस्था उस स्पंज की तरह कार्य करती है जो गंगा तट से, गंगा भारत में है, गंगा तट से सारी अच्छी वस्तुएं सोखकर टेम्स नदी के किनारे, और टेम्स लंदन में है। तो कहने का मतलब था कि भारत से अच्छी वस्तुएं सोखकर और लंदन या ब्रिटेन की ओर स्थानांतरित कर दी जाती हैं। ये धन निकासी के बारे में बात कही थी। आगे देखते हैं कि इस बच्चे ने क्या लिखा है। धन निकासी का अर्थ भी समझाया है। धन की निकासी का सिद्धांत सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने दिया। ठीक बात है ये, जिसका तात्पर्य है कि भारत से ब्रिटेन को जाने वाला वह धन जिसके बदले भारतीयों को कोई भौतिक लाभ की प्राप्ति नहीं हुई। बिल्कुल ठीक, भूमिका बहुत अच्छी लिखी इस बच्चे ने, बस एक संदर्भ छोड़ दिया कि ये जॉन सुलीवन का कथन है। इसके बाद इसने लिखा है धन निकासी का स्रोत या प्रक्रिया। धन निकासी के स्रोत, प्रक्रियाएं। कंपनी के अधिकारियों के वेतन भत्ते एवं शेयर धारकों को दिए जाने वाला लाभांश। वेतन भत्ते के साथ साथ पेंशन भी। रेलवे के संदर्भ में दी गई लाभांश गारंटी की राशि धन की निकासी है। ठीक है। भारत में बहुमूल्य धातुओं के खनन एवं खनिज पदार्थों के माध्यम से अर्जित किया गया धन भी धन की निकासी है। ये बात भी ठीक है। 1858 के पश्चात ब्रिटेन में निर्मित भारत सचिव और उसकी परिषद का खर्च धन निकासी है। ठीक बात है भी। भारत का धन ब्रिटेन में सुरक्षित कोष के रूप में रखा गया था, वह भी धन की निकासी का माध्यम बना। बात ठीक है। 1857 के विद्रोह का दमन करने के लिए किए गए व्यय को भारतीय खजाने पर आरोपित किया गया। ये बात भी ठीक है। प्लासी युद्ध के पश्चात अंग्रेजों ने कठपुतली नवाबों से समय समय पर धन की प्राप्ति की, वह भी धन की, आर्टिकुलेशन की एरर है, वह भी धन की निकासी का माध्यम बना। ये बात भी सही है। इलाहाबाद की संधि 1765 के माध्यम से बंगाल का दीवानी अधिकार प्राप्त कर अंग्रेजों ने निवेश के माध्यम से धन की निकासी की। ये सारी बातें सही लिखी हैं। ये यहाँ पर धन की निकासी या प्रक्रिया के संदर्भ में जितनी बातें लिखी गई हैं, मुख्य मुख्य सारी बातें इस बच्चे ने लिख दी हैं। आगे लिखा है धन की निकासी का परिणाम। इसे इस तरह से लिखना चाहिए कि भारत पर धन की निकासी का परिणाम क्या हुआ। अब इसने लिखा है नकारात्मक पक्ष, सकारात्मक पक्ष। फॉर्मेट ये नहीं होना चाहिए था, सकारात्मक पक्ष होना थोड़ा, पहले पढ़ लेते हैं। नकारात्मक पक्ष, धन की निकासी के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था कमजोर एवं पिछड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आई। बात ठीक है। अत्यधिक भूराजस्व एवं करों के माध्यम से धन वसूलकर इंग्लैंड भेजा गया। भारत में गरीबी और ऋणग्रस्तता में वृद्धि हुई। ये बात भी ठीक है। सरकारी आय का 75% भाग, ये डेटा मैंने कई जगह से इसे पढ़ा, क्रॉस चेक किया, लेकिन ऐसी 75% वाली बात मुझे कहीं से नहीं मिली। अगर ऐसा कभी आ जाए तो यहाँ पर ये लिख देता कि सरकारी आय का अधिकांश भाग, तब ज्यादा बेहतर होता। सरकारी आय का 75% भाग गांव एवं कृषक वर्ग से प्राप्त होता था। इसका परिणाम क्या हुआ, लिखा ही नहीं। लिखना चाहिए था कृषि का पिछड़ापन। भारत में धन की निकासी से पूंजी का अभाव हुआ और भारत में औद्योगिक विकास अवरुद्ध हुआ।
कुटीर उद्योगों का पतन हुआ, हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हुआ और अकाल गरीबी में बढ़ोतरी हुई, ये बातें भी लिखी जा सकती थी। 2-3 बातें इसने यहाँ पर छोड़ दी, लेकिन ये जो बातें लिखी हैं ठीक लिखी हैं। आगे लिखा है सकारात्मक पक्ष। धन निकासी के सिद्धांत से प्राप्त पूंजी ने ब्रिटेन के औद्योगिकरण को प्रेरित किया। भारत से धन के निष्कासन से ब्रिटेन में औद्योगिकरण प्रारंभ हुआ, ये सकारात्मक कैसे हो सकता है भारत के लिए? ये गलत स्टेटमेंट है, गलत जानकारी है। ये ब्रिटेन के लिए तो सकारात्मक हो सकता है, भारत के लिए कैसे सकारात्मक हो सकता है? धन निकासी के सिद्धांत से ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का विरोध शुरू हुआ और राष्ट्रवादी भावना तीव्र हुई। धन की निकासी के सिद्धांत ने भारत में ब्रिटिश शासन के विरोध को और भी तीव्र कर दिया। ये जो दोनों बातें लिखी हुई हैं, दोनों लगभग एक जैसी ही बातें हैं, और बेहतर होता कि इस जो फॉर्मेट बच्चे ने लिया है सकारात्मक नकारात्मक का, तो ये फॉर्मेट सकारात्मक नकारात्मक का ना लेता और सीधा लिख देता कि धन निष्कासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर या भारत पर जो प्रभाव हुए और सारी चीज़ों को गिना देता। उसके बाद ये वाली जो बातें, जो नीचे दो बातें लिखी हुई हैं कि धन निकासी के सिद्धांत से ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का विरोध शुरू हुआ और राष्ट्रवादी भावना तीव्र हुई, इन वाली बातों को अगर ये निष्कर्ष में लिख देता तब ज़्यादा बेहतर होता। ये जो फॉर्मेट इस बच्चे ने लिया है उससे मैं सहमत नहीं हूं, ये एक अच्छा फॉर्मेट नहीं है। आगे देख लेते हैं निष्कर्ष में क्या लिखा है। धन की निकासी होने के पश्चात किसान निर्धन होता गया, जिससे गांव आर्थिक नीतियों से निर्धनीकरण होता गया। ये बात तो पहले ही आ गई थी, इस बात को स्पेशली यहां पर लिखने की क्या जरूरत थी। गरीबी और ऋणग्रस्तता में वृद्धि हुई और ये बात यहां पर आ गई थी। गांव एवं कृषक वर्ग से प्राप्त होता था सरकारी आय का अधिकांश भाग, कृषि का पिछड़ापन सामने आया, तो ये बात तो यहां पर पहले ही लिख दी गई थी। मार्क्स की बात देख लेते हैं अब। भूमिका इस बच्चे ने बहुत अच्छी लिखी थी और 250 शब्दों के लिए इतनी भूमिका पर्याप्त है। इसके लिए मैं इसे 1.5 नंबर दूंगा, क्योंकि इसने कथन का आशय भी समझा दिया था और धन निकासी का अर्थ भी समझा दिया था। धन निकासी के स्रोत और प्रक्रियाओं के बारे में जितनी बातें इसने लिखी थी वे सारी सही लिखी हुई थी। सारी मुख्य मुख्य बातें लिखी हुई थी। 3 नंबर में इसे इस वाले भाग के लिए दूंगा। धन निकासी का परिणाम क्या हुआ? यहां पर इस बच्चे ने थोड़ा सा गड़बड़ किया। एक तो फॉर्मेट गलत ले लिया और एक बात गलत लिख दी कि धन निकासी के सिद्धांत से प्राप्त पूंजी ने ब्रिटेन के औद्योगिकरण को प्रेरित किया, और उसे भी लिख दिया है सकारात्मक पक्ष वाले भाग में। कुटीर उद्योगों का, हस्तशिल्प उद्योगों का, अकाल का, इन सारी चीजों की चर्चा नहीं की है। डेढ़ नंबर दिया जा सकता है यहां पे भी। निष्कर्ष में जो लाइन यहां पर लिखी है वही लाइन पहले भी लिखी जा चुकी है। निष्कर्ष के लिए कोई मार्क्स नहीं बनते, तो इस बच्चों को मिलते हैं 6 नंबर। और इस बच्चे ने उत्तर लिखने में समझदारी दिखाई, प्रश्न की मांग को समझा। जो ऐसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं उनके लिए यही तरीका अपनाया जाना चाहिए कि पहले कथन का आशय स्पष्ट कर दिया, फिर धन के निष्कासन को स्पष्ट कर दिया, धन के जो निष्कासन के स्रोत थे, प्रक्रियाएं थी, उनके बारे में भी लिख दिया, परिणामों के बारे में भी लिख दिया। लेकिन जो परिणामों वाला जो भाग था वह हिस्सा इस उत्तर का कमजोर था, क्योंकि पहली चीज तो इसने जो फॉर्मेट यूज किया कि धन निष्कासन के सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव, वह ठीक नहीं था।
इसे सीधे सीधे नकारात्मक प्रभाव ही गिनाने चाहिए थे। ये जो सकारात्मक प्रभाव में इसने जो बातें लिखी थी, राष्ट्रवादी भावना तीव्र हुई या ब्रिटेन का विरोध तीव्र हुआ, उनसे इसको कंक्लूड करना चाहिए था। निष्कर्ष में ये बात लिख देता, ज़्यादा बेहतर होता। और एक बात इसने गलत लिख दी थी कि सकारात्मक पक्ष में लिखा था कि भारत की पूंजी से ब्रिटेन में औद्योगिकरण को बढ़ावा मिला। अगर भारत की पूंजी से ब्रिटेन में औद्योगिकरण को बढ़ावा मिला, तब ये भारत के लिए सकारात्मक कैसे हो सकता है? ऐसी तथ्यात्मक गलतियों से बचना चाहिए। बाकी इस बच्चे ने प्रयास अच्छा किया था और जो जानकारी दी थी वह ठीक थी। उन जानकारी का जो स्वरूप होना चाहिए था वह बिल्कुल सटीक था। और इस आंसर के लिए इस बच्चे को 15 में से 6 नंबर दिए जाते हैं। और इस एपिसोड के बाद अब हम लोग अगले एपिसोड में मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।